नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब तक की जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहस है, जो अखबारात की अदारियाँ हैं, उसे देख के ऐसा लगता है कि अपोजिशन जमातें PPP और PMLN का जो बयानिया था इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में, वो ख़ास बिक नहीं रहा। उससे मीडिया में वो लोग भी जो अमूमन उनसे हमदर्दी करते हैं को बहुत ज़्यादा उनकी तरफदारी इस मामले में नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये है कि ज़ाहिर अपोजिशन कह रही है कि रिगिंग हुई है, वो बहुत सी उसके हवाले से आर्गूमेंट्स भी पेश कर रही है। इसी माहौल में, इसी सियासी माहौल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से चंद घंटे पहले ऐलान किया कि हुकूमत चाहती है कि सेनेट में इंतखाबात का जो तरीक़ाकार है उसे तब्दील किया जाए और वहाँ पर एक खुफिया बैलेट के बजाय, यानी कि एक छुपे हुए बैलेट के बजाय जो एक खुफिया बैलेट होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, उसकी जगह शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए सेनेट में इंतखाबात का प्रोसेस हो, ताकि सब देख सकें कि किसने किसको जो है वोट डाला है। और उसमें उन्होंने इस बात का भी लोगों को याद करवाया कि 2018 में जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो उनकी जमात ने खैबर पख्तूनख्वा में 20 ऐसे मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़ को जमात से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि जमात को वहाँ पर इश्यूज़ थे, बरतरी के इश्यूज़ थे, नंबर्स के इश्यूज़ थे, लेकिन उसके बावजूद 20 ऐसे लोगों को निकाल दिया गया था जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की थी। अब उसके बाद जो बहस हो रही है उसमें अब देखना है कि किस हद तक अपोजिशन इस बात पे लबैक कहती है, इसे रेजिस्ट करती है। ये दो इश्यूज़ हैं, इससे अच्छी बहुत से इश्यूज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे। चार इंतहाई डिस्टिंग्विश एक्सपर्ट्स जो हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक्सपर्ट कॉलमिस्ट मेरे साथ हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट जनाब मज़हर अब्बास साहब कराची से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे रोज़नामा 92 के एडिटर जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वो लाहौर ही से मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, जो प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं, टेलीविज़न पर भी कमेंट करते हैं। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान, एकेडमिक हैं, कॉलमिस्ट हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, मुझे लाहौर स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मज़हर अब्बास साहब, जो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में नाकामी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PMLN को मतवक्को भी थी, लेकिन सियासी तौर पर इसने उनके लिए किस किस्म का चैलेंज जो है वो खड़ा कर दिया? यानी अगर वो कहते हैं, अगर वो मान लें कि हाँ ठीक है हमें वोट नहीं मिले, तो भी उनका नैरेटिव कमज़ोर होता है। और जब वो ये कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, उसको साबित नहीं कर सकते, तो भी उनका नैरेटिव कमज़ोर होता है। सो ये किस किस्म का चैलेंज? शुक्रिया मोहित। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के ये जो मौजूदा अभी जो इतवार को इंतखाबात हुए हैं, इसके नताइज 2009 और 2015 के मुकाबले में बड़े मुख्तलिफ हैं। 2009 और 2015 में हमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो 14 और 16 गालिबन नशिस्तें हासिल की थी, उसके मुकाबले में PTI ने जो नशिस्तें हासिल की हैं वो इससे ज़्यादा ली। किसने इससे ज़्यादा ली? नहीं डॉक्टर साहब, डायरेक्ट में यही था, 15 और 16 थी 2009-10 में, 15 और 16 थी। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, 15 और 16 थी या 16 पीपल्स पार्टी की थी, नून लीग की 15 थी, फिर वो बाकी सीटें जो होती है ना जी ख्वातीन की, मिला के ज्यादा हो गई थी। हाँ, वही ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए। अच्छा, चले तो बस आर्गुमेंट क्या है आपका कि PTI को कम सीटें उस तरह से ली? नहीं, मैं सिर्फ मेरा आर्गूमेंट ये है कि इस मरतबा इलेक्शन हमें नज़र आया, वाकई इलेक्शन नज़र आया, कैंपेन नज़र आई, जो मादी के मुकाबले में हमें नहीं लगाया कि मादी में फ्रंट लाइन लीडर्स उस तरह गए हों गिलगित बल्तिस्तान में। इस मरतबा नज़र आया कि एक भरपूर कैंपेन चली। और अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें और मार्जिन देखें तो वो भी खासा कम नज़र आता है। कुछ नशिस्तों पे तो बहुत ही कम है, जहाँ गालिबन रिकाउंटिंग का भी कहा गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमेशा रूलिंग पार्टी, जो इस्लामाबाद की रूलिंग पार्टी होती है, रवायती तौर पे चाहे वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हों या गिलगित बल्तिस्तान के या माजी में फाटा के इलेक्शंस होते हैं, वो मरकज़ के साथ ही जाते हैं। तो उस लिहाज से तो उस तरह का फ़र्क नहीं है। लेकिन ये कीनली कॉन्टेस्ट इसलिए बन गया कि ऑलरेडी वो जमातें जो अपोजिशन में हैं वो एक तहरीक चला रही हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। उसमें उनको गिलगित बल्तिस्तान भी कैंपेन करने का मौका मिला, उनके जलसों में भी बड़ी तादाद में वो आए, लोग आए। लेकिन PTI, बहरहाल PTI को पहले दिन से ये एज हासिल थी कि मरकज़ में उसकी हुकूमत थी, और वही एज। तो मैं नहीं समझता कि इसको हम PDM के बयानिए को मुस्तरद करना कहेंगे, क्योंकि PDM एज एन अलायंस इधर इलेक्शन नहीं लड़ रही थी। मुस्लिम लीग नून अपनी तई इलेक्शन लड़ रही थी, पीपल्स पार्टी अपने तई, और पीपल्स पार्टी ने मेरे लिहाज से, वो खुद जो भी कहें, मेरे लिहाज से उतना बुरा परफॉर्म नहीं किया पीपल्स पार्टी में। यानी जहां वो हारे भी हैं वहां, और जिसको वो चैलेंज भी कर रहे हैं, वहां मार्जिन कम रहा। तो मेरा ख्याल है उस तरीके से हम नहीं कह सकते। मुझे जरा इरशाद अहमद आरिफ साहब को जाने दीजिए।
हाँ, इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये तो जो मजहर साहब कह रहे हैं वो तो मैंने भी इस पर ट्वीट से एक से ज़्यादा दफ़ा यही कहा है कि ये हुकूमत का कहना कि बयानिया रिजेक्ट हो गया है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक कन्वेंशनल तरीके से खैब गिलगित बल्तिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं वहाँ के, जो वोट मैनेजर्स हैं, उनकी एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि सेंटर में जिसकी हुकूमत होगी, जिसकी मिनिस्ट्रीज़ होंगी, जिसके डिपार्टमेंट्स होंगे, लाइन मिनिस्ट्रियाँ जिसकी होंगी, वही उनके मसाइल को हल कर सकेगा, और उन्होंने उस तरह से वोट डाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ऑपोजिशन के नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक नैरेटिव बिल्डअप किया कि ये इलेक्शन जो है वो दर हकीकत यहाँ वो साबित कर देंगे कि तहरीक इंसाफ नाकाम है। अब इस इलेक्शन में अगर वो ये मानते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकी है और लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो भी उनके लिए प्रॉब्लम है, एक पॉलिटिकल चैलेंज है। और अगर वो ये कहते रहते हैं कि हमारे खिलाफ रिगिंग हुई है, जिसकी कोई कन्विंसिंग एविडेंस सामने नहीं आती, तो भी उनके पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए एक प्रॉब्लम है। इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? ये मेरा सवाल था। ये चैलेंज अपोजिशन ने ख़ुद अपने लिए खड़ा किया है। अगर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये मुसलसल वहाँ तकरीरें ना करते, लोकल इश्यूज़ को उठाते, सूबे का इशू उठाते, कोई और बातें करते, तो शायद उनके लिए चैलेंज खड़ा ना होता। चैलेंज उन्होंने ख़ुद खड़ा किया है कि दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वहाँ माजी में बरसरे इक़्तिदार रही हैं, 5-5 साल उन्होंने हुकूमत की है। अगर वो वहाँ मसाइल ज़्यादा उठाते मकामी, तो फिर एतराज़ होता कि आपने हुकूमत अपनी दौरे हुक्मरानी में ये मसाइल हल क्यों नहीं किए। इसलिए उन्होंने फोकस रखा पाकिस्तान की सियासत पर, और वो सेलेक्टर और बयानिया और ये सारी चीज़ें। जब ये बात आपने ख़ुद कह दी, तो ज़ाहिर बात है जब रिज़ल्ट आएंगे तो फिर रिज़ल्ट को उसी तनाजुर में देखा जाएगा, उसी बैकग्राउंड में देखा जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आपका नैरेटिव जो था, आपके जो मैसेज था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि रिजेक्ट किया है। ये मसला जो है उन्होंने, और प्रॉब्लम जो है, अपने लिए ख़ुद खड़ी की है। अगर ये तकरीरें ना होती तो लाजमन जो इमरान खान साहब हैं या उनके साथी हैं, वो ये नहीं कह सकते थे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपोजिशन का नैरेटिव रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा इशू जो अहम इशू है, वो जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि अक्सर सीटों पर पीपल्स पार्टी जो है वो हारी है नून लीग से, और नून लीग हारी है पीपल्स पार्टी से। तो ये भी सूरत हाल दिलचस्प है कि वो खड़े थे एक दूसरे के मुकाबले में, एक दूसरे को हरा रहे थे, और उसका फ़ायदा बाज़ जगह पे पीटीआई को पहुंच रहा था, बाज़ एक दूसरे को पहुंच रहा था। तो उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब यहाँ कुछ धांधली हुई है जिसकी, और हुकूमत की इंटरफेरेंस की वजह से हार गए हैं? ये एक दूसरा फैक्टर है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वहाँ अगर मुस्लिम लीग नून की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ को भी 15, 16, 17, 18 नशस्तें मिल जाती, तो कहा जा सकता था धांधली हुई है, इंटरफेरेंस हुई है, जनाब वोट चोरी किया गया। एक बरसरे इक़्तिदार जमात जो मरकज़ में है, जो पॉपुलर है, जिसको सिर्फ 2 साल हुए हैं, 4-5 साल भी नहीं हुए कि लोग कहें कि जी इसने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो उसके अगर अक्सरियत इस अंदाज में आती है कि उसको सिर्फ मिला जुला के, यानी इत्तेहादियों के साथ मिलकर 11 सीटें मिलती हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ माजी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं कि एक बरसरे इक़्तिदार जमात जो मरकज़ में वसाइल भी हैं, इख्तियारात भी हैं, उसके वज़ीर भी वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि माजी के मुकाबले में ये इलेक्शन ज़्यादा शफाफ हुए हैं। लेकिन क्योंकि अपोजिशन ने, ये अपोजिशन सिर्फ ये नहीं कि मौजूदा अपोजिशन, हमारी माजी की जो अपोजिशन हो, खा इमरान खान की, उससे पहले की, इन्होंने कसम उठाई हुई है कि जो इलेक्शन होंगे उनको हमने धांधलीज़दा करार देना है, किसी अपनी हार को, शिकस्त को कभी तस्लीम नहीं करना। तो इसलिए पीडीएम का अब जो होगा यही नैरेटिव होगा कि धांधली हो गई है, हम हार गए हैं। अच्छा, लेकिन मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब की तरफ आने दीजिए मुझे। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, जब इमरान खान 2014 के 13 के इंतखाबात के बाद मसलसल कहते रहे, या तहरीक इंसाफ के लोग कहते रहे कि 35 हलकों के अंदर जो है धांधली हुई है, तो कभी मीडिया में हमने उनसे पूछा नहीं कि वो 35 हलकों की लिस्ट तो कम से कम आप इशू कर दें, हमें बताएं वो 35 हलके कौन से हैं, क्या वोट मार्जिन वगैरह वगैरह नहीं पूछे, काउंटर क्वेश्चन। अब उसके बाद एक रवाज है कि पाकिस्तान में खाली इलेक्शन की रिगिंग की बात नहीं, हमारे यहाँ सियासतदान जो भी चीज़ कहते हैं, और चूंकि हम सियासतदानों को ही अपने टेलीविज़न प्रोग्राम में बुलाते हैं, ये एनालिस्ट बेस्ड प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, तो हमारे सियासतदान जो हैं वो अक्सर ज़्यादा दफ़ा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें करते हैं।
अब ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका में हम देख रहे हैं, मगरबी दुनिया में, कि BBC, CNN जितने भी चैनल्स हैं वो आगे से फिर ये कहते हैं कि ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है। यही चीज़ ट्विटर के ऊपर भी लिखी जाती है। जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पेंसिल्वेनिया में बहुत बड़ी धांधली हुई है, फलां चीज़ ऐसे हुई है, तो फिर टेलीविज़न चैनल ये ज़रूरी समझते हैं, कहते हैं इसकी एविडेंस नहीं है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा एक कल्चर और एक अखलाकी जुर्रत पैदा होगी जब एक बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी जाए, ओपिनियन की बात नहीं है, तो टेलीविजन चैनल से ये लोग कह सकेंगे, एंकर्स और होस्ट के कहेंगे कि ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है? नहीं, ये कल्चर पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है प्राइवेट, ये उन जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं उनके मुकाबले में नौमौलूद है, जैसे कि हमारी जमहूरियत नौमौलूद है, लिहाजा वो तमाम जो कल्चर है और वो तमाम तर्ज अमल तक पहुंचते और उस मयार तक पहुंचने में हमें वक्त लगेगा। और कुछ मशरूम ग्रोथ भी हुई है यहाँ मीडिया के अंदर। हमारे यहाँ पैराट्रूपर्स भी आए हैं, जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं लोग एकदम आए हैं, और उनकी वैसे ट्रेनिंग मौजूद नहीं थी जर्नलिज्म की और जर्नलिस्ट एथिक्स की। तो लिहाजा मसाइल तो हमें अपने पाकिस्तान के मीडिया में वो फैक्चुअल चीज़ों को देखने में और नैरेटिव्स को देखने में आए हैं, चूंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म नहीं की हुई थी, जो जर्नलिस्टिक कैरियर से नहीं आए थे, उन्हें फैक्ट्स और नैरेटिव्स और इन चीज़ों में फ़र्क करने में मुश्किल पेश आई है, और वो बहुत मिक्स करते रहे हैं दोनों चीज़ों को। तो ये मसाइल तो हमारे मीडिया में रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ दूर भी हो रहे हैं और पैराट्रूपर्स आउट भी हो रहे हैं। जर्नलिस्ट, आप एनालिस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स भी आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि आपने कहा कि, और अब जैसे इरशाद आरिफ साहब बैठे हैं, मदर अब्बास साहब बैठे हैं, ये जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें हम पिछले कई दहाइयों से जो है सहाफत में बाकायदा रिपोर्टिंग करते और बाकायदा जर्नलिज्म करते देख रहे हैं। अपने इनके साथ हम भी जवान हुए हैं और कुछ कुछ बूढ़े होने लगे हैं, लिहाजा वो तो यहाँ कल्चर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, और हर चीज को वक्त चाहिए होता है। एक दिन में ही तो इस पाकिस्तान के प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मास्टर्स नहीं कर लेना था ना, 1 2 3। और दूसरा, मैं इरशाद आरिफ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए GB के इलेक्शंस के हवाले से, वाकई ही PTI ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इसके बावजूद कि उनके पास सारे विनिंग हॉर्सेस भी लैंड कर गए थे, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ लैंड कर जाते हैं, सारे विनिंग हॉर्सेस और सारी विंड अपनी तरफ ब्लो करते होने के बावजूद भी PTI अगर अपना एहतसाब करे तो उनकी परफॉर्मेंस पिछली वफाकी हुकूमतों की निस्बत GB के इलेक्शन में कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आई है। और बहुत खुद एहतसाबी करनी चाहिए इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को, कि क्यों जब वो पुरानी गवर्नमेंट के वुज़रा और स्पीकर तक तोड़ के अपने पास ले गए थे, जब वो तमाम विनिंग हॉर्सेस अपने पास ले गए थे, तो उसके बावजूद वो मेजॉरिटी नहीं जीत सके हैं। तो कहीं ना कहीं तो मैं समझता हूँ लोगों ने PTI को भी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दी है जितनी वो माजी की वफाकी हुकूमतों को देते रहे हैं। उस हद तक तो ताईद और उस हद तक इसी चीज को मिलना चाहिए था मैंडेट, वो नहीं मिला है, नहीं मिला। पॉलिटिक्स, डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान एकेडमिक हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं, मेरे साथ इस वक्त हैं। इनका अभी लेटेस्ट पीस जो है एक दिन पहले का पॉलिटिक्स इज नो चाइल्ड्स प्ले छपा है। डॉक्टर साहब, आप मुजम्मल सोहरावर्दी साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसको उतने वोट नहीं मिले, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ये और बात है कि तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत रही नहीं गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर लोगों ने भला उसे किस चीज़ के ऊपर वहाँ पे जो है जज किया होगा? उसको क्या मीडिया के नैरेटिव पे जज किया होगा, रेट्रिक पे जज किया होगा? आपको क्या समझ आती है? हुकूमत तो थी नहीं उनकी वहाँ पे। मोहित साहब, तहरीक इंसाफ को लोगों ने आइडिया पे, इट्स द पॉलिटिकल आइडिया, और किसी चीज़ पे नहीं, ये एक साइड पर करके एरिया है हमारा, हम जानते हैं, इट्स नॉट इन द मेन स्ट्रीम, लेकिन तहरीक इंसाफ जो आई है वो एक आइडिया के साथ आई है, चाहे वो मदीना की रियासत का आइडिया है, चाहे वो एक अच्छाई का आइडिया है, चाहे वो एंटी करप्शन का आइडिया है, वो एक आइडिया लेके आई है। मैं समझता हूँ जो हमारी पुरानी पार्टीज़ हैं, PMLN है, PPP है या JUIF हैं, इनके वहाँ पे जो है आइडियाज़ की अब कमी है। वो बिकने वाले आइडियाज़ इनके पास नहीं हैं। अगर आइडिया हैं तो वो आइडियाज़ हैं जो कन्फ्रंट कर रहे हैं रियासत को। लोग
गिलगित बल्तिस्तान के बड़े ऐसे लोग हैं जो हुब्बुल वतन लोग हैं। वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा एरिया है जो कि हमारा वहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया भी है, जिसके अंदर बहुत से लोगों ने वहाँ पे फ़ौज के अंदर भी शमूलियत अख्तियार की हुई और रियासत के साथ उनकी दिलचस्पी बहुत गहरे हद तक है। तो आपका जो सवाल है कि किस चीज़ पे इमरान खान को वोट मिलता है, PTI को वोट, बावजूद उनकी गलतियों के, बावजूद उनकी मिस्टेक्स के, उनका हाथ खड़ा होता है। ये बहुत एक मीनिंगफुल डिफरेंस है कि जब आप हाथ खड़ा करने को तैयार हों। वो जो आप कॉलम का मेरा जिक्र करें, दैट पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अगर आपके मैं मरियम साहिबा को और बिलावल भुट्टो साहब को बच्चा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब उनके पीछे ग्रे हेड के साथ और ऐसे सियासतदानों को खड़ा हुआ देखता हूँ जो कि माशाल्लाह, जैसे आपके अभी तजिया निगार इधर एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं इस वक्त प्रोग्राम में, इस तरह की पॉलिटिक्स के अंदर इतने एक्सपीरियंस लोग उनके साथ हैं और वो हाथ बांध कर खड़े होते हैं और अपने एक्सपीरियंस को सामने नहीं लाते हैं, तो वो लोग तो जैसे जो कुछ बोलते हैं और कहते हैं तो वो आइडिया वो बेच नहीं सक रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। इस मुल्क को शिद्दत से एक यूनिफाई होने की ज़रूरत है। इस मुल्क को जैसे अभी मुजम्मिल साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वक्त लगेगा। मेरे ख्याल में मेरे पास एक चीज़ कहने को ये कि एलिस इन दी वंडरलैंड एक है, वो जाती है तो उस वंडरलैंड में दौड़ती है रेड क्वीन के साथ। काफ़ी देर दौड़ने के बाद आधा घंटा तो वो रेड क्वीन रेड क्वीन से बोलती है कि हम कहाँ तक पहुँचे, बिकॉज जगह तो सारी तब्दील हुई लेकिन मैं वहीं हूँ जहाँ पे हूँ। तो रेड क्वीन उसको बोलती है कि आप इधर इसलिए कि हमारे इलाके में आप जितना दौड़ लें उधर ही रहेंगे जहाँ आप रहते हैं। तो इस मुल्क में हमने वक्त बहुत दे दिया, हमने वक्त पीपल्स पार्टी को भी बहुत दे दिया, हमने वक्त अपॉर्चुनिटी PMLN को भी बहुत दे दी। एंड दैट इज वाई लोग अब देखते हैं PTI की तरफ, उनकी गलतियों के बावजूद, महंगाई के बावजूद, इस सब चीज को बर्दाश्त करके देयर इज अ होप, और उस उम्मीद के साथ वो उसको देखते हैं। शायद कोई वो जो कहना चाह रहे हैं, जो उन्होंने वादे किए, शायद वो उनको पूरा कर दें। मेरे ख्याल में उस आइडिया को वोट देते हैं लोग और उस आइडिया के पीछे अभी भी चलना चाहते हैं। ब्रेक लेते हैं, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं कोशिश भी यही है कि खास करके जब हम तज्जियाकारों को बुलाते हैं, एनालिस्ट को बुलाते हैं, तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकें और हमारे एनालिस्ट के दरमियान जो तकरार है उसके नतीजे में हमारे सुनने वाले भी चीज़ों को बेहतर समझ सकें। जो पिवटल चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कि तहरीक इंसाफ ने तो हुकूमत की ही नहीं, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस पे क्या किसी ने एक्सेप्ट करना है या जज करना है, उसकी ये अट्रैक्शन ज़रूर हो सकती है एक वोट डालने वाले के लिए, वोट मैनेजर के लिए, कि अगर तहरीक इंसाफ वाले लोग कामयाब हो जाएंगे तो हमारे सड़क के, महल्ले के, गली के डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर से तरीके से चल सकेंगे। यही एक चीज़ हमें समझ आती है, और ज़ाहिर है कि अपोजिशन के पास ये अट्रैक्शन नहीं है, और दूसरा उनका जो बैगेज है अपोजिशन की जमातों का कि वो पहले हुकूमत कर भी चुके हैं, और ज़ाहिर है कि लोग उस हवाले से उनको जज भी कर सकते हैं कि जब इन्होंने पहले वादे किए थे और उसके बाद इन्होंने 5 बरस जब हुकूमत की तो इन्होंने हमें करके क्या दिखाया। मेरी कोशिश है कि हम एक फैक्चुअल पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकें और लोगों को मिसलीड न करें, बिकॉज ये एहतराज पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया पे अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब टेलीविजन उतना लोग देखते भी नहीं हैं, लोग सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत से और उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो समझते हैं कि टेलीविजन जो है उसमें लॉजिकल, मंतकी और रैशनल चीज़ जो है वो टीवी डिबेट से नहीं निकलती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस डिबेट के अंदर मंतक और रैशनैलिटी को बढ़ा सकें आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं चलता हूँ मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर अब्बास साहब, ब्रेक से पहले मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ को लोगों ने उस तरह से वोट नहीं दिया जिस तरह से पहली जमातों को शायद दिया, या जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी थी तो उनको वोट मिलना चाहिए था। अब इसमें हमें 3 इसमें चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये कि उनको उस तरह से 15-16 सीटें नहीं मिली जिस तरह से PPP-PML को मिली हैं, तो गालिबन उन्होंने इलेक्शन को उस तरह से मैनेज नहीं किया है जिस तरह से इलेक्शन मैनेज करने की रीत रही है। दूसरी वजह ये कि उनका इंप्रेशन लोगों पे ख़राब है, लेकिन चूंकि ये जोग्राफिकली उस तरह से कंटिन्यूस टेरिटरी नहीं है, ये ट्रैवल मुश्किल है, ये लाहौर और रावलपिंडी वाली बात नहीं है, तो यहाँ ज़ाहिर है जो भी इंप्रेशन लोगों का होगा वो फिर मीडिया के ज़रिए होगा, यानी मीडिया के ज़रिए वो पहचानते होंगे कि तहरीक इंसाफ बाकी मुल्क में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो वहाँ पर डायरेक्टली रूल किया ही नहीं गिलगित बल्तिस्तान में, और इससे पहले की जमातों ने बहरहाल वहाँ रूल किया है, लोग उनको जज भी कर सकते हैं। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि अगर आइडिया को वोट पड़ता तो फिर 2013 में वोट पड़ता, क्योंकि उस वक्त की आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये उसके बाद 2016 में वोट पड़ता उस आइडिया को, तो मेरा ख्याल है आइडिया को वोट नहीं पड़ा है, वोट पड़ा है मरकज़ को। पहले भी मरकज़ को वोट पड़ता था, अब भी मरकज़ को वोट पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इस इलेक्शन में ये, और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये इलेक्शन ठीक हुए हैं, बाय एंड लार्ज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं।
वो ठीक है, हो सकता है कि चंद एक नशस्तों पे चीज़ें हुई हों, मैनेज होती हैं, वो हर इलेक्शन में होता है। वो कोई इस तरह की ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम ये कहें कि लार्ज स्केल रिगिंग इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट तब्दील हो गए। मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं नज़र आता बज़ाहिर, वरना अगर किसी के पास हैं ऐसे शवाहिद तो बिल्कुल वो सामने लाएं, उसको चैलेंज करें। तो मेरा ख्याल है मरकज़ को पहले भी वोट पड़ता था, मरकज़ को अब भी लेकिन वोट पड़ता। आप क्या ये भी कह रहे हैं कि लोग यहां पर पार्टीज को उनकी परफॉर्मेंस पे वोट नहीं डालते? क्योंकि अगर अब जैसे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वहां पे मसलसल कहती रही कि मुझे पता है आपके पास मसाइल हैं, आपके पास स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हालांकि पिछली हुकूमत भी उनकी अपनी ही जमात की थी, तो क्या फिर ये भी बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जो लोग वोट डालते हैं किसी भी पार्टी को, वो परफॉर्मेंस उसमें मैटर ही नहीं करती? नहीं, देखिए, यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर या पहले फाटा का जो मसला होता था, वो मसाइल अपने कहाँ से हल करेंगे? वहाँ आप अब ये अगर सूबा बनता है, उसके बाद ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं, तब एक बड़ा डिफरेंट चैलेंज होगा। आज क्या है, आज मजबूरी होती है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो या यहाँ का इलेक्शन हो, उसकी मजबूरी है कि उन्हें मरकज़ से अपने काम करवाने होते हैं। वो उनको एक प्रॉब्लम लाहक है इस चीज़ की, और इसमें उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन फ़र्क ये आया है कि इस इलेक्शन में उन्होंने एक तरीके से डिवाइडेड मैंडेट हमें नज़र आता है। हमें पीपल्स पार्टी को भी वोट पड़ता है हुआ नज़र आता है, हमें दीगर जमातों को भी वोट पड़ता हुआ नज़र आता है। हमें पीटीआई की जो फंक्शनिंग रही है, बदकिस्मती से वो ये रही है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब किसी हद तक, उसके अलावा उन्होंने बाकी जगहों पे अपनी तंजीमी काम जो है बिल्कुल किया ही नहीं। आप अंदरून सिंध चले जाएं, पीटीआई नज़र ही नहीं आती अंदरून सिंध। कराची में उनको 14 सीटें मिली, लेकिन कराची में आप मुजम्मल सवादी साहब, वेरी क्विक क्वेश्चन, अगर पीडीएम की जमातें इकट्ठे होकर ये इलेक्शन लड़ लेती, सोहरावर्दी साहब, अगर वाकई ही वो दर हकीकत इकट्ठे होते और पीटीआई को वाकई डेंट पहुंचाना चाहते, तो फिर तो पीपीपी पीएमएलएन को ये इलेक्शन इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए था, और उस सूरत में उनको एक नैरेटिव मिलता बड़ा मजबूत किस्म का तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसकी कोई जरूरत भी थी। सारी जमातों ने अलग अलग सियासत करनी है और उन्हें अलग अलग ही सियासत करनी चाहिए। पीडीएम तो इस वक्त हालात का तकाजा है ना, कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातें ये फील कर रही हैं कि उनके लिए पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस जो है वो बहुत कम कर दी गई है, और पीटीआई ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उनके लिए एक पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम कर दी है। और उस पॉलिटिकल ब्रीदिंग स्पेस को हासिल करने के लिए पीडीएम बनाया गया है। ये कोई इंतखाबी था तो नहीं बनाया गया कि वो प्रेशर बिल्ड करके मिलेगी, काउंटर प्रेशर बिल्ड करके मिलेगी, उनको मिल सकती है। वो ऐसे मिल सकती है कि आज जो है अब नैब की बजाय एंटी करप्शन और एफआईए के जरिए। ठीक, आप क्या कह रहे हैं? तो बेसिकली ब्रीदिंग स्पेस चाहिए कि आसिफ अली जरदारी और शरीफ खानदान के खिलाफ जो केसेस हैं, उन केसेस से रिलीफ चाहिए, उसको आप ब्रीदिंग स्पेस कह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है सियासत करने की जो स्पेस है उसको ब्रीदिंग स्पेस कह रहा हूं मैं। केसेस तो मेरा मतलब है कि अब 2.5 साल हो गए हैं पीटीआई को आए हुए। हम एहतसाब को बहुत करीब से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के केसेस नैब को दिए जाते हैं और जहांगीर तरीन का केस जो है वो एफआईए को दे दिया जाता है। और जब नैब से बहुत सारे काम नहीं हो रहे तो अब हमने मुल्तान में गफार डोगर को एंटी करप्शन से पकड़ते देखा है, लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर को पकड़ते देखा है, और अगले दिन अदलिया का उसके ऊपर रिएक्शन भी देखा है, लोगों को बाहर आते भी देखा है। और एहतसाब का जो पूरा नैरेटिव है वो तो अब 2.5 साल में खुलकर सामने आ गया है कि कितना अच्छा नैरेटिव है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एहतसाब अदालतें मजीद बनाई जाएं, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मजीद एहतसाब अदालतें आपके कहने के मुताबिक बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट एहतसाब के नाम पर ही आई थी तो एहतसाब के लिए कानून और एहतसाब की अदालतें बनाना तो इसकी पहली तरजीह होनी चाहिए थी ना, जो कि हमें पहली तरजीह के तौर पे नजर नहीं आता है। बाकी मैं गिलगित बल्तिस्तान वाले में कहूंगा कि उनको 6 वजीर और 1 स्पीकर गिफ्ट के तौर पे दिया गया, 7 सीटें, 7 विनिंग हॉर्सेस तो गिफ्ट के तौर पे पीटीआई को मिले प्री पोल रिगिंग के तहत कि आप इनको लेकर ये विनिंग हॉर्सेस के साथ अपना मैच शुरू कर लें।
7 सीटें तो वो लेकर चले थे और उन 7 सीटों से आगे उन्होंने गिनती शुरू करनी थी। तो आप खुद देख लें कि पीटीआई ने अपनी कितनी सीटें जीती हैं और विनिंग हॉर्सेस जो उन्हें गिफ्ट के तौर पे प्री पोल रिगिंग में मिले थे उनसे कितनी सीटें जीती हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, ये विनिंग हॉर्सेस के बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है विनिंग हॉर्सेस का जो कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा। डॉक्टर साहब, अगर ये ना शामिल किए जाते तो सीटें बढ़ जाती। देखें, जो लोग इनके मुकाबले में जीते हैं वो तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं। वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुन और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कारकुन में एक वाज़ेह फ़र्क है जो हमें नज़र आता है, सोशल मीडिया पे भी नज़र आता है और बाकायदा ग्राउंड पर भी नज़र आता है और इलेक्शंस में भी नज़र आता है। हमें पिछले इलेक्शन में भी नज़र आया कि जो वर्कर है वो इनका ग़ुलाम नहीं है। मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो अंधा एतमाद करता है अपनी लीडरशिप पे, और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो क्वेश्चन करता है फ़ैसलों पर। इमरान खान को कई फ़ैसले तब्दील करने पड़ रहे वर्कर्स के दबाव की वजह से। और यहाँ जो लोग 3 लोग ऐसे जीते हैं जो विनिंग जो कैंडिडेट थे उनको हरा कर जीते हैं और वो तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन थे। इसका मतलब ये था कि वहाँ के वर्कर ने और वहाँ के वोटर ने ये पसंद नहीं किया कि आप सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून के जो स्पीकर हैं उनको ला के हम पर मुसल्लत कर दें या वज़ीर को ला के मुसल्लत कर दें, उनको हरा दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो 3 या 4 सीटें अगर वो उन्हीं लोगों को टिकट मिल जाते हैं। टिकटों की गलत तकसीम पर भी रिएक्शन आया, वो जो विनिंग हार्स थे उनको लाने पर भी रिएक्शन आया, लोटाक्रेसी पर भी रिएक्शन आया और उन्होंने उन लोगों को जितवा दिया जो कि तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन थे। एक ये पहलू ज़हन में रहना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बात हो रही है कि जी उसके पास कौन सा आइडिया था। देखें, परफॉर्मेंस पर ही तो वोट पड़ा है। जो हुकूमत ताज़ा तरीन गुजरी थी हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की, उसको सबसे कम सीटें मिली हैं और जो हुकूमत थोड़ी पुरानी हो गई थी, एक अरसा गुजर गया था, 5 साल गुजर गए थे, उनको ज़्यादा सीटें मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने परफॉर्मेंस भी देखी है और साथ ही साथ जो मज़हर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, मैं भी, कि ये जो लोग मरकज़ को, मरकज़ी हुकूमत के उम्मीदवारों को या जमात को वोट देते हैं, उसके पीछे भी एक परफॉर्मेंस होती है या लोगों के इशूज़, लोकल इशूज़ होते हैं कि चूँकि हमारे लोकल इशूज़ हल कर सकती है वो मरकजी हुकूमत जो वसाइल देगी, जो इख्तियारात देगी। अगर हमने एक ऐसी पार्टी बिल्कुल सही, बिल्कुल वाज़े, ये बात बिल्कुल वाज़े है इरशाद साहब की, बिल्कुल वाज़े है। जरा मुझे इस पे आने दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान साहब, मैंने आपके पिछले जो 2-3 पीसेस देखे हैं और लेटेस्ट पीस है पॉलिटिक्स इज नो चाइल्ड्स प्ले, उसको देख के जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो ये है कि सियासत के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, सलाहियतें चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, ज़िंदगी का तजर्बा और एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को अब कैसे देखेंगे जहां मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो 47-48 बरस की हो गई हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की है, ना वो कोई बैंक में मुलाजिम थी, ना वो कभी प्रोफेसर रही हैं, ना कभी एकेडमिक रही हैं, ना उन्होंने कोई लोकल बॉडीज़ इलेक्शन लड़े हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की साहिबजादी। यही सूरत हाल बिलावल भुट्टो की भी है। ये दोनों इस वक्त अपोजिशन के सबसे नुमायाँ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। दोनों ने ज़िंदगी में काम ही नहीं किया कभी। उन्होंने कमाई के लिए, मेहनत के लिए, कभी उनको पता हो कि भाई आपको कमाई करनी है, आपको घर चलाना है, आपको चूल्हा चलाना है। इस किस्म का जो चैलेंज है, जो एसेंशियल माइंड ओपनिंग चैलेंज है, जहां से आप सीखते हैं कि जिंदगी की हकीकतें क्या हैं, वो उनको पता ही नहीं है। वो इतने तो ये जब इस किस्म की, लेकिन पाकिस्तान के ढांचे में आप देखें, इनको मीडिया भी एक्सेप्ट करता है, सियासी जमातें भी एक्सेप्ट करती हैं। आपके इतने पढ़े लिखे लोग, सहाफ़ी, कॉलमनिस्ट, एडिटोरियल लिखने वाले, वो उनमें से कोई भी परेशान नहीं है इस सूरत हाल में। अगर यही बात कहीं अमेरिका में, मगरब में हो रही होती तो सबसे पहली क्रिटिसिज्म यही होती कि भाई आपने जिंदगी में किया ही क्या है। तो आप कोई होप देखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए? मोहित साहब, बहुत होप देखता हूं, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं और मैंने ये बात लिखी है और समझने वालों ने शायद ये बात समझी भी हो। उनसे कुछ लेना नहीं चाहता मैं, मरीम नवाज साहिबा से और बिलावल भुट्टो साहब से, लेकिन पब्लिक सर्विस, मेरा जो आर्गुमेंट का थीम था वो यही था। ज़्यादा शुरू इस बात से मैं कर रहा था बिकॉज मैंने पूरा वीक ये सुना था कि जनरल कादिर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया और उनको कहा गया कि ये तो सियासत जानते नहीं है। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जब एक जनरल रिटायर होके पॉलिटिक्स में आता है और 10 साल उन्होंने पॉलिटिक्स की भी है, तो जब वो अपना एक डिसेंट शो करते हैं और डिसएग्रीमेंट शो करते हैं किसी चीज़ पे जो वो मुनासिब नहीं समझते,
तो ये एक यूनिक अलग से कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको मिलती नहीं देखने में, बिकॉज वो सेंट्रलाइज्ड एंड बड़ा कंट्रोल्ड इन दोनों मेजर पार्टीज की अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप विद इन द पार्टी मौजूद है। तो मैंने उसमें देख के ये एहसास किया कि अगर वो इतनी एक प्रोसेस से गुजरे हैं और एक जनरल बनने के बाद, गवर्नर बनने के बाद, पूरे पब्लिक सर्विस करने के बाद, तो मैंने एक पीस के अंदर ये भी चीज़ें लिखी कि आप वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू कर दें तो आपको सारे अमेरिकी जनरल जो हैं वो मिलेंगे, प्रेसिडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने पब्लिक सर्विस भी की हुई है और अपनी मिलिट्री में सर्व भी किया हुआ है। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो हमारे अगर लीडरशिप ऐसी हो जो कि खुद भी एक प्रोसेस से आई हो तो उसके लिए समझना आसान होगा, मेरे और आपके मसलों को समझना। एक आइलैंड बना के एक ओशन में रहना, चाहे जाती उम्रा है, चाहे बिलावल हाउस है, हम लोग एक ओशन में, मैं आप गरीब लोग, सब लोग जिनके ऊपर जो इनके असरात हैं इनकी पॉलिटिक्स के, वो मैं और आप भुगतते हैं। ये एक लहर जो महंगाई की आई है, इस लहर में इन्होंने समझा कि बह जाएगा गिलगिस्तान का इलेक्शन भी, और इसके ऊपर ये चढ़कर एक पैगाम दे देंगे मुल्कों के बाकी लोग साथ नहीं हैं। लेकिन लोगों में एक बर्दाश्त का एलिमेंट है और लोगों में एक होप अभी तक है, और लोग चाहते हैं कि वो एक बहुत दफ़ा मैंने प्रोग्राम्स में भी सुना और मैंने पढ़ा भी है कि इंसैनिटी की डेफिनेशन ये है कि बार बार आप एक काम उसी तरीके से करते रहें जैसे होता है तो उसका रिजल्ट हो ही आएगा, क्योंकि आप उसी तरीके से कर रहे हैं। तो इन लोगों को जब आपने 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा हुकूमतें दे दी, मैं कराची में 10 साल रह के आ रहा हूँ, कराची का हाल आपके सामने है, वो बेचने गए थे बिलावल भुट्टो साहब अनफॉर्चुनेटली। तो लोगों को बेशक आप समझें कि वो बल्तिस्तान में गिलगित में रह रहे हैं, लेकिन अब वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज, उनको बड़ा एहसास है और ख्याल है और उनकी नज़र है कि कौन सी जगहों पे क्या प्रॉब्लम है, कैसे हैं, और वो दिन रात टेलीविजन के सामने बैठते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को देखते हैं। अवेयरनेस इतनी है कि चीजें ढकी छुपी नहीं है। इन लोगों का कसूर ही है और होप मुझे ही है, इनका कसूर ये है कि समझते हैं कि थोड़ा सा ये एक आइलैंड में रहते हैं। मैं एक ब्रेक ले लूं। यहां पर भी मुझे थोड़ा सा लॉजिकल फ्लॉ नजर आता है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस तो ज़ाहिर है PMLN के मुकाबले में और शहबाज शरीफ की पंजाब में जो परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले में खासी कमज़ोर है, लेकिन सीटें कम मिली हैं PMLN को और सीटें थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई हैं PPP को, जिससे फिर ये होता है हालांकि PPP की जो परफॉर्मेंस है स्ट्रक्चरल लेवल पे, मटेरियल लेवल पर काम करके दिखाने में गुज़िश्ता 12 बरस में सिंध में वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। उसके मुकाबले में PMLN ने बहरहाल एक स्ट्रक्चरल काम ज़रूर किया, सड़कें, रोड, ब्रिजेस, अंडर पासेस, सफाई के निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी की मैनेजमेंट उन्होंने करके दिखाया। लेकिन वो चीज़ जो मुझे खौफ है, मुझे जो खदशा है वो ये कि पाकिस्तान में परफॉर्मेंस जो है वो दर हकीकत इलेक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होती। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि होती है, लेकिन मुझे शक है कि नहीं होती है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम सवाल कि सेनेट के हवाले से जो इंतखाबात का नया तरीका वज़ीर आज़म कह रहे हैं उसमें आखिर मसला है क्या, कि अपोजिशन कह रही है कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आप सुन चुके हैं कि अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने यह कहा कि सेनेट के इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली हुकूमत रिकमेंड करती है, हुकूमत चाहती है कि वहाँ पर बजाय इसके कि सीक्रेट बैलेट हो, वहाँ पर बैलेट जो है वो एक शो ऑफ हैंड्स के जरिए हाथ दिखा के हो ताकि पता चले कि किसने किसको वोट डाला है। हम ये भी देख चुके हैं कि हालिया अमरीकी इंतखाबात में जो पोस्टल बैलेट आए हैं, वो जो पोस्टल बैलेट है उस पर लोगों ने अपना नाम लिखा है या अपना सिग्नेचर किया है, वहाँ से आइडेंटिफाई होता है कि अगर उसको चेक करना चाहे तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो सीक्रेट बैलेट का है। मज़हर अब्बास साहब, ये जो तज्जिया, ये जो पोजीशन ली है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मेरा ख्याल है दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ सेनेट के लिए क्यों नहीं बाकी इलेक्शंस के लिए? मतलब कौमी असम्बली में जब आप स्पीकर का इलेक्शन करते हैं, वज़ीर आज़म का इलेक्शन करते हैं, डिप्टी स्पीकर का करते हैं, चेयरमैन सेनेट का करते हैं, सदर का इलेक्शन होता है, तो उसके लिए भी ओपन होना चाहिए। सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के लिए क्यों रखा जा रहा है ये? तो इस आइडिया को मैं सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए। और क्योंकि इससे आपको पता होना चाहिए, इससे हॉर्स ट्रेडिंग ऐसा होना चाहिए, चीज़ें मैनेज होती है। लेकिन एक बात सिर्फ मैं आपकी इजाज़त से, कि जब हम ये आइडिया बिल्ड करते हैं कि जी इन दो पार्टियों को क्यों लोगों ने रिजेक्ट किया, तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या वाकई लोगों ने रिजेक्ट किया? इसलिए कि हमारी पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली अगर सिर्फ बैड गवर्नेंस की बात होती तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में इस वक्त भी सबसे बड़ी जमात के तौर पे खड़ी नहीं रही होती। प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी की क्या है? क्योंकि अंदरून सिंध कोई ऑल्टरनेट नहीं आया, किसी दूसरी जमात ने आके वहां काम ही नहीं किया, इसलिए पीपल्स पार्टी के अलावा लोगों के पास नेमुल बदल नहीं है। तीसरा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने 1988 बिल्कुल सही,
मैं आपसे एग्री करता हूं कि कोई परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस का कोई यहाँ पे लॉजिकल उसका कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन ये सेनेट पे रिजेक्ट करना ठीक। मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, सेनेट में हाथ, और ये जो मजहर ने कहा है ना कि खाली सेनेट ही में क्यों, स्पीकर के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर के लिए हर जगह हाथ जो है वो ओपन ही होना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे कहा आपने डॉक्टर साहब? नहीं, देखें, पाकिस्तान की सियासत का जो सबसे बड़ा मसला है, साहब से पूछ रहा था वो सियासी ठीक जी, मैं कर रहा था बात। पाकिस्तान की सियासी जमातों का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में खानदानी आमरीत है कि ये दो खानदानों के कब्जे में है, और इन जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। अब देखा जाए तो पीटीआई के अंदर भी जमहूरियत नहीं है, और वहां भी इमरान खान साहब का कब्जा है। वो कंटेनर पर खड़े होकर अपने सदर को निकाल देते हैं या और लोगों को निकाल सकते हैं, कोई फोरम्स नहीं है। मैं समझता हूं जब आप ये कह रहे हैं कि एमपीएस जो है वो शो ऑफ हैंड से सेनेटर्स को इलेक्ट करेंगे, तो दरअसल आप उन्हें मजीद उन सियासी जमातों की आमरीतों का गुलाम बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिसको हमने टिकट दे दिया है तुम हमारे गुलाम हो, तुम उनको वोट डालने के पाबंद हो। तुम्हारी कैसे जुर्रत है कि अगर मैंने बतौर लीडर किसी को पैसे लेकर टिकट दे दिया है और तुम उसको वोट ना डालो। मैं समझता हूं कि ये चूंकि अपनी जो अरकान पार्लियामेंट हैं, सियासी जमातों के सरबराहान, उनको अपने गुलाम के, नवाज शरीफ ने भी ऐसी तरमीम की जिनके अंदर अरकान पार्लियामेंट को यह पाबंद किया गया कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट नहीं डालेंगे। दरअसल ये खानदानी आमरीतों को सपोर्ट करने का तरीका है, और मुझे दुख हुआ कि इमरान खान साहब ने भी आज इस तरफ गए। इरशाद अहमद आरिफ साहब, अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो सियासी जमातों के अंदर भी तो ठीक है। इरशाद आरिफ साहब को तो सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी है। इरशाद साहब, जब अगर सीक्रेट बैलेट होता है वहां ये इल्जाम लगता है कि लोगों ने पैसे ले लिए, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में इल्जाम लगा 20 लोगों को निकाल दिया गया, वहां इल्जाम लगता है हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अब अगर शो ऑफ हैंड करते हैं, वहां मुजम्मल साहब कह रहे हैं कि ये भी एक डिक्टेटोरियल ट्रेंड है, तो क्या है सोल्यूशन? इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल है आपका? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का या स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं होता, वो होता है, आइन के अल्फाज देखें कि उसने मेजॉरिटी जो है शो करनी होती है कि कौन अपनी पार्टी में से जो मुंतखब लोग आए हैं, ऐवान है, उनमें से कौन जो है कमांड करता है मेजॉरिटी को। असरटेन के अल्फाज उसमें लिखे हुए हैं, उसमें इलेक्शन के अल्फाज नहीं है। इलेक्शन जब भी होगा वो सीक्रेट बैलेट से होगा। अगर आप सीक्रेट बैलेट ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर यूनियन काउंसिल की सतह पे भी और हर सतह पे, असम्बली की सतह पे भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के जो इंतखाब है, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, वो उसने मेजॉरिटी दिखानी होती है कि ये इस शख्स को, इस ऐवान का एतमाद हासिल है, एतमाद शो करना होता है, नंबर 1। दूसरा, मैं मुजम्मल साहब से ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं जरा डॉक्टर मोहम्मद अली, मैं एग्री करता हूं कि इससे आमरीत जो होगी वो मजबूत होगी लीडरशिप की, और इसके नतीजे में कोई भलाई नहीं होगी, बुराई होगी। वो टिकट ही अच्छे लोगों को दे। अच्छा, मोहम्मद अली एहसान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान साहब, अमेरिका के हालिया इंतखाबात में हमने दिलचस्प चीज़ देखी कि जब इंक्वायरीज उठी, सवाल उठे, तो पता चला कि पोस्टल बैलेट जो है उस पर हर आदमी जिसका वो बैलेट, जिसका नाम इशू होता है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपना या तो नाम लिखता है या वहाँ पे साइन करता है, और उसके साइन को फिर वहाँ पर मैच किया जाता है, और यही बहुत झगड़ा है। लेकिन बेसिकली वहाँ उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने किसको वोट डाला। पाकिस्तान में सीक्रेट बैलेट है, अमेरिका में वो सीक्रेट बैलेट को एक तरह से उन्होंने वायलेट कर दिया। आपका इसमें क्या रहता है? सेनेट के हिसाब तरीके से जो आप अब जो प्राइम मिनिस्टर की आप बात करके कह रहे हैं, देखें पूरे अक्रॉस द इलेक्शन सीक्रेट बैलेट को खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए। जब अमेरिका में सीक्रेट बैलेट से पीछे हट गए हैं पोस्टल बैलेट में, तो हम सीक्रेट बैलेट को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? जो हमारी सारी पॉलिटिक्स है ना मोहित साहब, मेरा जाती ख्याल ये है, इट रिवॉल्व्स अराउंड डिसीट। ये बहुत सी ये कोई वो जो जैसे लामा इकबाल कहते हैं ना कि आईने जवां मर्दा हक गोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। इधर रुबाई के ऊपर ज़्यादा काम चलता है। तो हमारी नेशनल साइकी में आप लोग जिनके ऊपर ये सियासतदान हैं, ये सारा सिस्टम जिसको लेके हमने देखा है और जवान हुए हैं,
ये सब इसके ऊपर बिल्ड हुआ है। तो आइडिया गलत नहीं है, बहुत ठीक है, और ये बिकना चाहिए। और अमेरिका को हम देखते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड को हम हर अच्छी चीज़ उनसे लेकर कॉपी करना चाहते हैं, बट हम क्या इतना ट्रेंड हैं अभी, हम इसके लिए तैयार हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? अभी तो हम इकट्ठे बैठ के बात करने को तैयार नहीं है, और अभी तो हम एक दूसरे को के इलेक्शन जब हार जाते हैं तो उसको मानने को तैयार नहीं है। हम बहुत सी बातों के अंदर इतने ज़्यादा डिसएग्रीमेंट में हैं कि एक सोशल डिसरप्शन का बहुत बुरी तरीके से शिकार हैं एज अ सोसाइटी, उसके ऊपर मरहम डालने के लिए और उसको ठीक करने की पहले ज़रूरत है, ताकि आपकी परसेप्शन बिल्डअप ऐसी हो कि आप एज अ सोसाइटी जनरली एक्सेप्ट करने लगे उन तमाम अच्छाइयों को। नहीं चल पाएगा, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान साहब, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब का, इरशाद अहमद आरिफ साहब का, मजहर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन की बहस देखी आपने गिलगित बल्तिस्तान और सेनेट के इलेक्शन और सीक्रेट बैलेट के हवाले से, इस पर फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।